किमियागर घोड़े से नीचे उतरा और उसे अपने साथ खेमे के अंदर आने का इशारा किया। खेमा नखलिस्तान के और खेमों जैसा ही था। लड़के ने खेमे के भीतर किमियागरी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और भट्टियों को देखने के लिए नजर दौड़ाई, मगर वहां वैसा कुछ भी नहीं था। बस कुछ किताबें एक के ऊपर एक रखी थी। एक स्टोव था, कालीन थे जिनमें रहस्यमयी आकृतियां अंकित थी। बैठो, हम कुछ पिएंगे और फिर इन चीलों का भोजन करेंगे, अल्केमिस्ट ने कहा। लड़के को शक हुआ कि ये वही 2 चीलें हैं जिन्हें उसने पहले देखा था, मगर वो चुप रह गया। अल्केमिस्ट ने आग जलाई और बहुत जल्द ही पूरा तंबू एक मनोहर सुगंध से भर गया, हुक्कों की सुगंध से बेहतर। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? लड़के ने पूछा। शकुनों के कारण, किमियागर ने जवाब दिया। हवा ने मुझे बताया था कि तुम आओगे और तुम्हें मदद की जरूरत होगी। ओह, वो मैं नहीं हूं जिसके बारे में हवा ने आपसे बात की थी। वो तो एक दूसरा विदेशी है, अंग्रेज। वो आपकी तलाश में यहां आया है। मुझे मालूम है उसे बहुत सी चीजें करनी है, मगर उसकी दिशा सही है। वो रेगिस्तान को समझने की शुरुआत कर चुका है। और मैं, जब कभी कोई व्यक्ति वाकई में कोई वस्तु पा लेना चाहता है तो यह पूरी सृष्टि उसका सपना साकार करने का उपक्रम करती है। किमियागर ने बूढ़े बादशाह के शब्द दोहराए। लड़के की समझ में आ गया। एक और व्यक्ति है जो उसे अपनी नियति प्राप्ति में मदद करना चाहता है। तो आप मुझे निर्देश देंगे? नहीं, तुम्हें वो सब जो तुम्हें जानना चाहिए पहले से ही मालूम है। मैं तो केवल तुम्हारे खजाने की दिशा बताने में तुम्हारी मदद करूंगा। मगर जनजातीय कबीलों की आपसी लड़ाइयां, लड़के ने दोहराया। मुझे मालूम है रेगिस्तान में क्या चल रहा है। मैं तो पहले से अपना खजाना पा चुका हूं। मेरे पास एक ऊंट है, मेरे पास क्रिस्टल दुकान से कमाया धन है और मेरे पास 50 स्वर्ण मुद्राएं भी हैं। इन सबके कारण मैं अपने देश में रईसों में गिना जाऊंगा, मगर इनमें से कुछ भी पिरामिडों का नहीं है, अल्केमिस्ट ने कहा। मेरे पास फातिमा भी है और मेरे सारे खजानों से बढ़कर है। उसे भी तुमने पिरामिडों में नहीं पाया है। खाते वक्त उन्होंने कोई बात नहीं की। किमियागर ने एक बोतल खोलकर उसका लाल पेय लड़के के प्याले में डाला। अब तक की पी हुई सारी शराबों में उस शराब का स्वाद सबसे बेहतर था। यहां शराब पीना मना है ना? लड़के ने पूछा। अल्केमिस्ट ने जवाब दिया, हमारे मुंह के भीतर जो जाता है वो बुरा नहीं है, बल्कि मुंह से जो बाहर आता है वो बुरा है। अल्केमिस्ट शुरू में थोड़ा डरावना था, मगर शराब पीने के बाद लड़के के मन का डर जाता रहा। भोजन करने के बाद वो खेमे के बाहर ही बैठ गए। चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि तारे फीके पड़ गए थे। लड़के को खुश देखकर अल्केमिस्ट ने कहा, पियो और आनंद लो। आज रात खूब अच्छी तरह से आराम करो कि जैसे कल तुम्हें लड़ाई पर जाना है। याद रखना, जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना भी है। तुम्हें हर हाल में खजाने को ढूंढना ही है, ताकि जो कुछ भी तुमने रास्ते में सीखा वो सार्थक हो सके। कल तुम अपना ऊंट बेचकर एक घोड़ा खरीद लो। ऊंट विश्वासघाती होते हैं। वे हजारों मील की दूरियां नापते हैं, थकने का नाम ही नहीं लेते। फिर एकाएक वे धम से बैठ जाते हैं और मर जाते हैं। मगर घोड़े थोड़ा थोड़ा कर कर थकते हैं। तुम्हें हमेशा मालूम रहता है कि तुम उनसे कितनी अपेक्षा कर सकते हो और वे कब मरने वाले हैं। अगली रात वो लड़का एक घोड़े पर सवार होकर उस अल्केमिस्ट के खेमे में पहुंचा। अल्केमिस्ट पहले से ही तैयार था। उसने घोड़े पर जीन कसी और बाज को अपने बाएं कंधे पर बैठा लिया। उसने लड़के से कहा, अच्छा, मुझे बताओ, रेगिस्तान के भीतर जीवन किधर है? केवल वे जो जीवन के इन चिन्हों को देख सकते हैं, वे ही अपना खजाना ढूंढ सकते हैं। चांद की रोशनी में घोड़ों पर दोनों सवार आगे बढ़ चले। पता नहीं रेगिस्तान के जीवन में चिन्ह मैं पहचान भी पाऊंगा या नहीं, लड़के ने सोचा। मैं रेगिस्तान को उतनी अच्छी तरह से जानता भी नहीं। वो अल्केमिस्ट को ये सब बता देना चाहता था, मगर वो उससे डरता था।
वे उस पथरीली जगह पर पहुंच गए जहां लड़के ने उन 2 उड़ती हुई चीलों को देखा था और जहां अब खामोशी थी, रेगिस्तानी हवा थी। मुझे नहीं मालूम रेगिस्तान में जीवन कैसे ढूंढा जाए, लड़के ने कहा। मुझे ये तो मालूम है कि यहाँ जीवन है, मगर वो कहाँ है ये नहीं मालूम। जीवन ही जीवन को आकर्षित करता है, अल्केमिस्ट ने जवाब दिया। और तब लड़का सब कुछ समझ गया। उसने घोड़े की लगाम ढीली कर दी। ऐसा करते ही घोड़ा पथरीली जमीन और रेत पर दुलकी भरता दौड़ चला। अल्केमिस्ट का घोड़ा उसके पीछे था। आधे घंटे बाद नखलिस्तान के हरे भरे पेड़ दिखाई नहीं दे रहे थे। अब दिख रहा था तो ऊपर आसमान में खिला हुआ एक बहुत ही बड़ा चांद और दूर दूर तक छिटकी चांदनी जो रेगिस्तान के पत्थरों को चांदी की तरह चमका रही थी। एकाएक बिना कारण लड़के के घोड़े की गति धीमी हो गई। यहाँ आसपास कहीं जीवन है, लड़के ने अल्केमिस्ट से कहा। मैं रेगिस्तान की भाषा नहीं जानता, पर मेरा घोड़ा जीवन की भाषा समझता है। वे घोड़ों से उतर गए। अल्केमिस्ट कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वे पत्थरों में कुछ ढूंढने लगे। अल्केमिस्ट अचानक रुक गया और नीचे झुका। उन पत्थरों के बीच एक छेद था। अल्केमिस्ट ने पहले तो उस छेद में अपना हाथ डाला और फिर कंधे तक पूरा बाजू। कुछ तो था जो भीतर हरकत कर रहा था। लड़के ने इस बात का अनुमान अल्केमिस्ट की आंखों के झपकने से लगा लिया, जिसका हाथ पत्थरों में छिपी किसी वस्तु से जूझ रहा था। एक झटके से अपना हाथ बाहर खींचते हुए वो कूदकर खड़ा हो गया। लड़का अचंभित था। अल्केमिस्ट के हाथ में पूंछ से पकड़ा एक सांप लटक रहा था। लड़के ने सांप से बचने के लिए दूर छलांग लड़ाई। सांप गुस्से में था और बड़ी जोर से फुंकार रहा था। उसकी फुंकारों से रेगिस्तान की खामोशी भंग हो रही थी। वो कोबरा सांप था, इतना जहरीला कि किसी को काट ले तो वो मिनटों में मर जाए। जरा ध्यान से, कहीं काट ना ले, लड़के ने सावधान किया। मगर अल्केमिस्ट के चेहरे के भावों में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा नहीं था कि जब उसने सांप के बिल में हाथ डाला तो सांप ने उसे डसा नहीं होगा। अल्केमिस्ट की उम्र 200 साल है, ऐसा उस अंग्रेज ने बताया था। उसे मालूम होगा कि रेगिस्तान में सांपों से कैसे निपटा जाता है। लड़के ने अल्केमिस्ट को घोड़े की तरफ जाते हुए देखा। वहां उसने अपनी शमशीर निकाली और उससे रेत पर एक वृत्त बनाकर सांप को उसके अंदर रख दिया। ऐसा करते ही सांप एकदम शांत हो गया। अब चिंता की कोई बात नहीं, अल्केमिस्ट ने कहा। अब ये सांप इस घेरे से बाहर नहीं जाएगा। तुमने रेगिस्तान में जीवन ढूंढ लिया, ये एक ऐसा शकुन है जिसकी मुझे तलाश थी, क्योंकि पिरामिडों के चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। लड़का पिरामिडों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। उसका मन भारी था और कल रात से ही वो उदास था। खजाने की तलाश को जारी रखने का मतलब था फातिमा से बिछड़ना। मैं रेगिस्तान पार करने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, अल्केमिस्ट ने लड़के से कहा। मैं नखलिस्तान में रहना चाहता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मुझे फातिमा मिल गई है और वो मेरे लिए किसी भी खजाने से ज्यादा मूल्यवान है। फातिमा रेगिस्तान में रहने वाली औरत है, अल्केमिस्ट ने कहा। उसे मालूम है मर्दों को बाहर जाना पड़ता है ताकि वे लौट सकें, और उसके पास तो पहले से ही उसका खजाना है, यानी तुम। उसकी ख्वाहिश होगी कि तुम वो पा सको जिसकी तुम्हें तलाश है। अच्छा, अगर मैं यहीं ठहरने का तय कर लूं तो मैं बताता हूं क्या होगा। तुम नखलिस्तान में लोगों के सलाहकार बन जाओगे। तुम्हारे पास भेड़ें और ऊंट खरीदने के वास्ते काफी सोना भी होगा। तुम फातिमा से शादी कर लोगे और 1 साल तक बहुत खुश भी रहोगे। तुम्हें रेगिस्तान से प्यार करना आ जाएगा और उन 50,000 खजूर के पेड़ों में तुम एक एक को पहचानने लगोगे। उन्हें बढ़ता हुआ देखकर तुम अनुभव करोगे कि कैसे हर क्षण दुनिया बदलती रहती है। तुम शगुन पहचानने में बेहतर से बेहतर बनते जाओगे, क्योंकि इस मामले में रेगिस्तान से बढ़कर कोई अच्छा गुरु नहीं है। फिर किसी वक्त दूसरे साल के दौरान तुम्हें खजाने की याद सताएगी। शकुन फौरन तुम्हें उसके बारे में बताना शुरू कर देंगे, मगर तुम उन्हें अनदेखा करना चाहोगे। तुम अपने ज्ञान का नखलिस्तान और उनके निवासियों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहोगे। कबीले के सरदार तुम्हारे काम को सराहेंगे।
तुम्हारे ऊंट तुम्हारे लिए दौलत और सत्ता लेकर आएंगे। तीसरे साल भी शकुन तुम्हारे खजाने और नियति के बारे में तुम्हें बताएंगे और तुम रातों को उठ उठ कर नखलिस्तान के चक्कर लगाया करोगे। तब फातिमा को बहुत दुख होगा कि केवल उसी की वजह से तुमने अपनी तलाश छोड़ दी। तुम फिर भी उसे प्यार करोगे और वो तुमसे। तुम्हारे मन में हमेशा इस बात का एहसास रहेगा कि उसने तुम्हें सफर पर जाने से कभी नहीं रोका, क्योंकि रेगिस्तान की औरतें अपने मर्दों का इंतजार करना जानती हैं। तुम उसे दोष तो नहीं दोगे, मगर कई बार रेगिस्तान की रेत पर चहलकदमी करते हुए तुम्हारे मन में आएगा, अच्छा होता अगर तुम चले जाते। तुम अपने और फातिमा के प्यार पर और ज्यादा भरोसा करते। तुम्हें जिस बात ने नखलिस्तान में बने रहने के लिए मजबूर किया वो और कुछ नहीं, तुम्हारा डर था कि हो सकता है तुम लौट ही ना सको। उस वक्त तुम्हारे शकुन तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा खजाना अब हमेशा के लिए दफन हो गया है। फिर चौथे साल किसी दिन शकुन तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि तुमने भी तो उनका कहना मानना छोड़ दिया था। कबीले के सरदार इस बात को जान जाएंगे और तुम्हें सलाहकार के पद से हटा देंगे, मगर तब तक तुम अमीर बन चुके होगे, बहुत से ऊंटों के मालिक और एक चतुर व्यापारी। तब जिंदगी के बाकी दिन यही सोचते सोचते गुजार दोगे कि तुमने अपनी नियति को नहीं खोजा और अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें समझ लेना चाहिए कि प्यार कभी किसी को अपनी नियति की तलाश करने से नहीं रोकता। अगर वह व्यक्ति अपनी तलाश छोड़ देता है तो इसका मतलब है उसका प्यार सच्चा प्यार था ही नहीं, ऐसा प्यार जो हमेशा सर्वव्यापी भाषा बोलता है। अल्केमिस्ट ने रेत में बनाया हुआ व्रत मिटा दिया। सांप रेंगता हुआ चट्टानों में समा गया। लड़के को उस क्रिस्टल व्यापारी का स्मरण हो आया जो हमेशा मक्का की यात्रा करना चाहता था। वो अंग्रेज याद आया जो अल्केमिस्ट को तलाशना चाहता था। उस औरत की याद आई जिसे रेगिस्तान पर भरोसा था। उसने रेगिस्तान के फैले विस्तार को देखा जो उसे यहाँ तक लेकर आया था, उस लड़की के पास जिससे उसे प्यार था। वे अपने घोड़ों पर सवार हो गए। इस बार वो लड़का अल्केमिस्ट के पीछे था। हवा के झोंके अपने साथ नखलिस्तान की आवाजें लेकर आ रहे थे। लड़के ने उन आवाजों में फातिमा की आवाज सुननी चाहिए। उस रात जब उस वृत्त में शांत पड़े सांप को वो देख रहा था तो कंधे पर बाज बैठाए हुए उस अजनबी घुड़सवार ने उससे बहुत सी बातें की। बातें प्यार की, बातें खजाने की, बातें रेगिस्तान की, औरतों की और उसकी अपनी नियति की। मैं आपके साथ चलूंगा, लड़के ने अल्केमिस्ट से कहा। यह कहकर उसके दिल को शांति मिली। जवाब में अल्केमिस्ट ने सिर्फ इतना कहा, हम लोग कल सुबह सूर्योदय के पहले ही निकल पड़ेंगे। लड़के ने पूरी रात जागकर गुजारी। सूर्योदय से 2 घंटे पहले उसने अपने तंबू में ही सो रहे एक लड़के को जगाया और उसे कहा कि वो उसे फातिमा के खेमे तक पहुंचा दे। वे दोनों उसके खेमे पर पहुंचे तो लड़के ने उसे इतना सोना दिया जिससे वो एक भेड़ खरीद सकता था। फिर उसने अपने दोस्त से कहा कि वो खेमे के अंदर उस जगह जाए जहां फातिमा सो रही है और उसे जगाकर बताए कि मैं बाहर उसका इंतजार कर रहा हूं। उस अरब लड़के ने वही किया जैसा उससे कहा गया था और उसके बदले में उसे एक और भेड़ खरीदने भर का सोना मिला। अब हमें अकेला छोड़ दो, लड़के ने अरब लड़के से कहा। अरब तंबू में लौट आया अपनी नींद पूरी करने। उसे गर्व था कि उसने नखलिस्तान के सलाहकार की मदद की और इतना पैसा भी कमा लिया कि अपने लिए कुछ भेड़ें खरीद सके। फातिमा खेमे के बाहर आ गई। फिर दोनों खजूर की पेड़ों की ओर चल पड़े। लड़के को मालूम था कि यह परंपरा के खिलाफ है, मगर अब उसे कोई चिंता नहीं थी। मैं जा रहा हूं, लड़के ने कहा, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें यह मालूम रहे कि मैं वापस आऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए बस आगे कुछ मत कहो। फातिमा ने बीच में टोकते हुए अपनी बात कही। किसी से प्यार किया जाता है तो बस इसलिए कि उससे प्यार है। प्यार करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती। लड़के ने बात जारी रखी। मेरा एक सपना था और मेरी एक बादशाह से मुलाकात हुई। मैंने क्रिस्टल बेचे, रेगिस्तान पार किया, कबीलों में लड़ाइयां छिड़ी हुई थी। मैं अल्केमिस्ट का पता पूछता हुआ उस कुएं तक पहुंचा। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि
पूरी दुनिया ने तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद की है। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। पहली बार उन्होंने एक दूसरे को स्पर्श किया था। मैं वापस आऊंगा, लड़के ने वादा करते हुए कहा। इससे पहले मैं हमेशा रेगिस्तान को हसरत से देखा करती थी, फातिमा बोली। लेकिन अब मेरे मन में एक उम्मीद होगी। मेरे वालिद भी एक दिन ऐसे ही बाहर गए थे, पर मेरी माँ के पास लौट आए थे। उसके बाद वे हमेशा बाहर जाते थे और लौटकर माँ के पास वापस आ जाते। दोनों चुप रहे। कुछ देर तक वृक्षों के झुरमुट में यूं ही चुपचाप चलते रहे। फिर लड़के ने फातिमा को उसके खेमे के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया। मैं वापस लौटूंगा, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे वालिद तुम्हारी अम्मी के पास लौटे थे। उसने देखा फातिमा की आंखें झलक आई थी। तुम रो रही हो? मैं रेगिस्तान की रहने वाली औरत भले ही सही, फातिमा ने चेहरा छुपाते हुए कहा, मगर हूं तो एक औरत ही।